भारत की कई प्रसिद्ध इमारतें जैसे ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी एवं कई प्रसिद्ध मकबरे जैसे अकबर व हुमायूं का मकबरा, जो कई वर्षों से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। इन इमारतों का निर्माण मुगल काल के दौरान किया गया था। मुगल साम्राज्य लगभग 331 वर्षों तक रहा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मुगलों के आगमन के बारे में जानेंगे कि किस तरह भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। सोलहवीं सदी एशिया और भारत में भारी परिवर्तनों की सदी थी। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक एवं प्रथम शासक था। इनका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज़्बेकिस्तान में 14 फरवरी 1483 में हुआ था। बाबर तैमूर और चंगेज़ खान के वंशज थे। तैमूर का साम्राज्य वोल्गा नदी की निचली वादी से लेकर सिंधु नदी तक फैला था। इसमें एशिया माइनर यानी टर्की, ईरान, आक्सस पार के क्षेत्र, अफगानिस्तान और पंजाब का एक भाग शामिल था। 1405 में तैमूर की मृत्यु हो गई। तैमूर की मृत्यु के उपरांत तैमूरी साम्राज्य में कई बदलाव आए। इसी दौरान बाबर 14 फरवरी 1494 में 12 वर्ष की छोटी उम्र में ही अक्सस पार के छोटे से राज्य फरगाना का राजा बना। बाबर ने समरकंद को जीतने के कई असफल प्रयास किए। बाबर एक बार ईरानी फौजों की मदद से गद्दी पर बैठा भी, लेकिन कुछ समय बाद ही उसे वहां से उज़्बेकों ने निकाल दिया और फिर उसे काबुल आना पड़ा। इन विकास क्रमों ने आखिर बाबर को भारत की ओर रुख करने पर मजबूर कर दिया। उत्तर पश्चिम भारत की राजनीतिक स्थिति भारत में बाबर की प्रवेश के लिए उपयुक्त थी। 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो चुकी थी और इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा था। सबसे शक्तिशाली अफगान सरदार पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी था, जो लगभग एक स्वतंत्र शासक था। दौलत खान लोधी ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया और सुझाया कि वह इब्राहिम लोधी को अपदस्थ करे। पानीपत का पहला युद्ध उत्तरी भारत में लड़ा गया था और इसने इस इलाके में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें बारूद, आग्नेयास्त्रों और मैदानी तोपखाने को लड़ाई में शामिल किया गया था। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 में पानीपत नामक एक छोटे से गांव के निकट लड़ा गया था, जो वर्तमान भारतीय राज्य हरियाणा में स्थित है। बाबर से इब्राहिम लोदी का सामना पानीपत में हुआ। उसके पास 1 लाख सैनिक और 1000 हाथी थे। बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना से संख्या में कम थी। इसी कारण बाबर ने तुलुगुमा युद्ध नीति एवं अरबा युद्ध नीति के तहत युद्ध करने का फैसला लिया। तुलुगुमा युद्ध नीति, इसका अर्थ था पूरी सेना को विभिन्न इकाइयों बाएं, दाहिने और मध्य में विभाजित करना। बाएं और दाहिने भाग को आगे तथा अन्य टुकड़ियों को पीछे के भाग में विभाजित करना। इसमें दुश्मन को चारों तरफ से घेरने के लिए एक छोटी सी सेना का उपयोग किया जा सकता था। अरबा युद्ध नीति, केंद्रीय फॉरवर्ड डिवीज़न को तब बैलगाड़ियाँ अरबा प्रदान की जाती थी, जिन्हें दुश्मन का सामना करने वाली पंक्ति में रखा जाता था और ये जानवरों की चमड़ी से बनी रस्सियों से एक दूसरे से बंधे होते थे। अरबा के पीछे तोपों को रखा जाता था ताकि पीछे छिपकर दुश्मनों पर प्रहार किया जा सके। बाबर की ठोस प्रतिरक्षा प्रणाली का ज्ञान इब्राहिम लोदी को नहीं था। पानीपत के इस युद्ध में इब्राहिम लोदी
युद्ध भूमि में मारा गया। इस तरह बाबर की विजय हुई। पानीपत की लड़ाई को भारतीय इतिहास की निर्णायक लड़ाइयों में से एक माना जाता है। इस लड़ाई ने लोधी सत्ता की कमर तोड़ दी थी तथा दिल्ली और आगरा तक का पूरा क्षेत्र बाबर के अधीन कर दिया। आगरा में इब्राहिम लोदी के जमा किए हुए खजाने ने बाबर की वित्तीय कठिनाइयों को कम किया। खानवा की लड़ाई बहुत भयानक रही। बाबर की सेना की संख्या कम होते हुए भी वह खानवा का युद्ध जीत गया। उसका कारण बाबर की वही युद्ध नीति थी जो उसने इब्राहिम लोदी के खिलाफ इस्तेमाल की थी, जिसका अंदाज़ा या कहीं ज्ञान राणा सांगा को नहीं था। परिणामवश राणा सांगा की इस युद्ध में हार हुई। राणा सांगा वहां से बच निकला था और वह बाबर से फिर टकराना चाहता था, पर उसके अपने ही कुलीनों ने उसे जहर दे दिया, जो ऐसे किसी भी कदम को खतरनाक और आत्मघाती समझते थे। इस तरह राजस्थान के सबसे शूरवीर योद्धा की मृत्यु हो गई। खानवा की लड़ाई ने दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति को और सुरक्षित बना दिया। आगरा की पूरब में ग्वालियर, धौलपुर आदि किलों की एक श्रृंखला को जीतकर बाबर ने अपनी स्थिति को और मजबूत बनाया।